from Motilal Nehru Public School. So today we will discuss about chapter 5, the fundamental unit of life, part 3. तो हमने इससे पहले जो दो पार्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. अब हमारा जो थर्ड चीज है सेल में होती है वो क्या होती है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, हमने पहले दो चीजें तो स्टडी कर ली है ना. अब हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में. साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये दोनों में होती है, एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब साइटोप्लाज्म होता क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि सेल होगी, न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच में एक लिक्विड होता है. ठीक है, ये जो लिक्विड है ये ही हमारा साइटोप्लाज्म है. जो लिक्विड है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. ये एक जेली टाइप लिक्विड होता है. ठीक है, जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का उसमें क्या होता है? ऑर्गेनेल्स होता है. अब आप पूछोगे मैडम ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो हमारे साइटोप्लाज्म के मेनली दो पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल. अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? एक सेल है, पहले तो हम क्या है? ह्यूमन बीइंग है. हमें काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए काम करते हैं. ऐसे ही किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ ऑर्गन्स की जरूरत होती है. ठीक है, और वो ऑर्गन्स काम करते हैं सेल को जिंदा रखने के लिए. वो जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. जो सेल को जिंदा रखने के लिए काम करें वो है हमारे सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक जॉब्स करते हैं. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं सेल ऑर्गेनल्स की. उसके बाद हमारा सेकंड क्या है? साइटोसोल है. अब साइटोसोल में क्या आता है? साइटोसोल होते हैं, ये एक्वस कंपोनेंट होता है. ये क्या है? एक्वस कंपोनेंट है हमारे इसका साइटोप्लाज्म का. सेल ऑर्गेनल्स तो हो गए वो ऑर्गन्स हमारे सेल के जो सेल को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, वो हमारे हो जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स. और साइटोप्लाज्म में एक्वस कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल. तो ये तो हमारा हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में. अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. देखो सेल ऑर्गेनल्स वैसे तो करीबन 10 होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में सिर्फ 6 के बारे में डिस्कस किया हुआ है. वो 6 कौन से हैं? पहला हमारा सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER से भी डिनोट कर देते हैं. सेकंड हमारा है गोल्गी एपरेटस, इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं. ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? लाइसोसोम्स है. फोर्थ हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, और फिफ्थ हमारा प्लास्टिड्स, और सिक्स्थ है हमारा वैक्यूल्स. तो ये हमारे 6 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर या जिनकी वजह से हमारी एक सेल है वो वर्क करती है और लाइव रहती है. ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में एक चीज दी हुई है. आपके सिलेबस में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को बताया हुआ है कि वो सेल में एग्जैक्टली है कहाँ पे. ठीक है, तो आपको वो डायग्राम बहुत अच्छे से एक बार ड्रॉ करके देखना है, उसको समझ लेना. उसमें ये सारे लिखे हुए हैं कि ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, गोल्गी एपरेटस कहाँ पे है, लाइसोसोम्स कहाँ है, और प्लास्टिडोबैक्यूल्स ये सब कहाँ पे है. एनिमल सेल का भी एक डायग्राम दिया हुआ है और प्लांट सेल का भी एक डायग्राम दिया हुआ है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेल में एक पर्टिकुलर जो सेल है उसमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअल में कहाँ पे लाई करते हैं. उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है, कितने टाइप की होती है, इसका फंक्शन क्या क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये होती है हमारी 2 टाइप की. फर्स्ट होती है SER. SER से क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, दूसरी होती है RER. R से हो गया हमारा रफ, E से एंडोप्लाज्मिक,
वेसल से बनी होती है, ठीक है। ये किससे बनी होती है? वेसल से बनी होती है। ये हेल्प किसमें करती है हमारी? देखो जैसे ये हमारी हेल्प कर रही थी फैट मॉलिक्यूल, स्टीरॉइड और लिपिड्स बनाने में, वैसे ही ये हमारी हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में। थर्ड स्पेस में क्या था? राइबोसोम एब्सेंट था, तो इसमें ऑब्वियस सी चीज है, क्या होगा? प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट थे, SER और RER, जिन दोनों में डिफरेंस थे। डिफरेंस क्या क्या थे? जो स्मूथ रेटिकुलम है वो ट्यूबल से बना होता है, ये फैट मॉलिक्यूल, स्टीरॉइड और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, और इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल से बना होता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी बॉडी में है, ठीक है। अब जब तक इसका कोई काम नहीं है तो इसके होने का कोई फायदा है नहीं, मतलब इसका कोई काम तो जरूर है, ठीक है। तो अब हमें इसके वही काम पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है अब? फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें क्या पढ़ने हैं? फंक्शन पढ़ने हैं। मेनली इसके 4 फंक्शन हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किसी दो के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, वो किस किस के बीच में होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। सेकंड है ये हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। स्पेस प्रोवाइड करता है हमें, किस चीज के लिए करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है हमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये इसका हो गया सेकेंड फंक्शन, स्पेस प्रोवाइड करता है हमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। थर्ड है ये हेल्प करता है फैट, स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने में, हेल्प करता है। किस किस को सिंथेसाइज करता है? फैट को, स्टीरॉइड को और कोलेस्ट्रॉल को। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एक काम है, वो क्या काम है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम हेल्प करता है हमारा। क्या करता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है किस चीज को? जो पॉइजनस थिंग्स होती हैं या कोई पॉइजनस हमने खा ली, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज थी जिसमें थोड़ा बहुत जहर था, जैसे आजकल हम हर चीज खा रहे हैं, कोई भी है, ठीक है। गेहूं भी अगर हम खा रहे हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना, तो उसमें पॉइजन तो होता ही है, जहर तो उसमें थोड़ा बहुत होता ही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस थोड़े से जहर को क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एक फंक्शन है। अब क्या है इसमें कि कुछ जो प्रोटीन और लिपिड्स है वो सेल बिल्डिंग, मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ लिपिड और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन हमारी है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो बनाने में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये टर्म है जो कई बार पूछ लेते हैं, या वैसे ही हमें पता होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती क्या है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो होती है कि प्रोटीन और लिपिड्स मिलके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारा सेल ऑर्गेनल्स था वो क्या था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या था? गोल्गी एप्रेटिस बोल लो या तुम इसको कॉम्प्लेक्स बोल लो। अब ये क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स
जैसे हमने ER का पढ़ा वैसे ही हमें इसका पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम होता है ट्यूबलेस का और मेम्ब्रेन का, जो किसको बाउंड करते हैं, वेसिकल्स को अरेंज करते हैं पैरेलली, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। ये ट्यूबल और वेसिकल्स को पैरेलल ऐड करते हैं और उस ऐड करने के बाद क्या बनता है, हमारा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। गोल्गी ऑपरेटस में ये काम होता है, ट्यूबलेस और वेसिकल्स को वो पैरेलली ऐड कर देते हैं जिससे हमारे सिस्टम्स बन जाते हैं। अब हम इसके काम की बात करते हैं, ठीक है। देखो बॉडी में है तो बिना काम के होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूरी काम होगा इसका। तो अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसके फंक्शन बेसिकली 3 है, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। जो फर्स्ट फंक्शन है या फर्स्ट काम है इसका, वो क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, और उनकी पैकिंग कहाँ होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। लिपिड्स और प्रोटीन्स सिंथेसाइज तो किसमें होते हैं, ER में, और पैक कहाँ होते हैं, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होते हैं आपके, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारी ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इसका फंक्शन है, ये हेल्प करता है मिडल लेवल बनाने में, हेल्प फॉर्मिंग